हेलो एंड वेलकम टू संडे बाइट। संडे बाइट में आपका स्वागत है। संडे बाइट में आज हम एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में हैं जहां लोग हर सुबह उगते हुए सूरज के साथ इस ग्राउंड में आते हैं, व्यायाम करते हैं और बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिट रहना है या आप चाहते हैं कि बहुत सारे मानसिक रोग से ग्रस्त है या नहीं होना चाहते हैं मानसिक रोग से ग्रस्त, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और भी बहुत सारी बीमारी है, तो आप सूरज उगने से पहले जगिए और ऐसे ही ग्राउंड में आकर सूरज का स्वागत कीजिए और व्यायाम कीजिए। मुझे लगता है कि आपको मानसिक बीमारियों का सामना या और भी कोई शारीरिक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हर उम्र के लोग आते हैं। हमारे साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो समाज के कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमें लगा कि शायद हमें इन लोगों से बात करनी चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं कभी ये राजनीतिक मुद्दों पर, कभी सामाजिक मुद्दों पर, कभी जात पात पे। देश में जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे वो लोकल स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो या राष्ट्र स्तर पे हो, इन सब बातों की चर्चा इसी ग्राउंड में सुबह होता है। फिर ईश्वर को स्मरण करते हैं ये लोग, फिर उसके बाद यहाँ से जाते, फिर दिनचर्या के कामों में लगते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। मेन रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी जो है वह आबादी है, पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन पर कंट्रोल अगर नहीं करते हैं तो हम पूरे देश बर्बाद हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। सबका एक कानून बनना चाहिए और कानून के तहत सबको बच्चा को लिमिट करना चाहिए, 1 से 2 बच्चा रहे। और जब कंट्रोल हो जाएगा तो सारा चीज़ पर कंट्रोल मेरा हो जाएगा। मुस्लिम वर्ग लोग बढ़ाते हैं और दूसरी अनपढ़ लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। अब आपको किस चीज़ का अभाव था? शिक्षा का अभाव था कि संपत्ति का अभाव था? ये बताइए। हाँ, अब ये सामूहिक को लेकर जब आप शिक्षा और जो है तो किस चीज़ का अभाव था? लालू यादव अपने पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं और समृद्ध रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उनके पिताजी सेक्रेटेरिएट में एम्प्लॉई थे। क्या कमी थी उनको जो कि 7 गो की, ये बताइए। दूसरी बात कि ससुराल पक्ष भी उतना ही मजबूत था, ऐसा नहीं है कि अशिक्षित था। एगो साधु ज़्यादा मान लीजिए, ठीक है, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसे की कमी तो नहीं थी। एंटरटेनमेंट का पूरा साधन था। तो फिर उन्होंने क्यों किया ऐसा? शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एनसीईआरटी की जो पुस्तकें अवेलेबल कराई गई है, इसमें इरफान हबीब, निजामी और रोमिला थापर, इन लोगों ने ही हम लोगों को मिसगाइड किया। हम लोगों के अंदर ओरिएंटल जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है, ताकि बच्चे को प्रतिभा के हिसाब से उसको उस लाइन में डाला जाए। ये सिर्फ डिग्री देने का हिसाब किताब है और यूनिवर्सिटी जो डिग्री देता है वो पैसा लेता है और डिग्री देता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुले हुए जो डिग्री देते हैं और पैसा लेते हैं, जिसका कोई जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता है। अच्छा, आपने अभी इरफान हबीब, एनसीईआरटी की पुस्तक जो है उसको पुनः लिखी जाए और ये जो है रिव्यू किया जाए उसको। अच्छा, एक तो आपने इरफान हबीब, रोमिला थापर और एक इतिहासकार का और भी नाम लिया। ये तो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा। आज भी जानते हैं कि जो रोमिला थापर है, इरफान हबीब है, रामशरण है, ये मतलब एक बड़े इतिहासकार हैं इस देश के। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको इतिहास में क्या गलत लगा? क्या ऐसी चीज़ है जो कॉन्क्रीट नहीं है? अभी तो हम पूरा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया, लेकिन जब मैं विद्यार्थी लाइफ में था, मैं उसी समय बोला था कि जब भारत का नक्शा है, अक्साई चीन, छो मुरारी और पोंगजपुर हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो हमारे मापदंड में, हमारे नक्शा में क्यों दिखाया जाता है? अगर है तो उस पर चीन से लिया जाए भारत के अंदर। उसके अलावा ये पाक अधिकृत कश्मीर, वो हमारे नक्शा में क्यों दिखाया जाता है? अगर दिखाया जाता है तो बल प्रयोग करके पाकिस्तान से लिया जाए। जैसा कि संसद में हमारे गृह मंत्री शाह साहब बोले थे कि मैं पाक अधिकृत कश्मीर को लूँगा, तो लूँगा तो वचन पूरा करो। वचन पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि अंदर अंदर हमारा कहीं ना कहीं फौज कुछ कमज़ोर पड़ रहा है, जैसे एयरफोर्स में पड़ रहा है। तेजस का निर्माण आज से बहुत साल पहले हुआ। तेजस का निर्माण हमारा बहुत पहले हुआ, लेकिन अभी तक तेजस हमारे काम में नहीं आ रहा है।
आप इतिहास देखिएगा, एक पर एक शासक हुए। क्या मुगल साम्राज्य क्या सबसे ऊंचा था क्या, जो कि सिर्फ एनसीईआरटी में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जा रहा है? वीरों की क्या कमी रही है? स्वतंत्रता आंदोलन में क्या वीरों की कमी थी? तो उसको आपने भुला करके आपने मुगल साम्राज्य को जो है ना बढ़ावा दिया। इससे क्या मैसेज जाता है आज के बच्चे के ऊपर? नहीं, एक तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि जो मुगल काल है और मुगल काल के बाद जो ब्रिटिश पीरियड है सबसे रिसेंट है, या तो मॉडर्न इंडिया या मिडाइवल इंडिया। ठीक है, मैं मानता हूँ। क्या आप अपने अतीत को भूल जाइएगा? आपके घर में माँ बाबूजी हैं, यदि बूढ़े हो गए हैं तो क्या उनको अनाथालय छोड़ दीजिएगा? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से चीज़ है जो मतलब है मिडाइवल पीरियड का, मतलब अगर एक पीरियड की हम बात करें इतिहास में, या तो एंशिएंट है या तो मिडाइवल है या मॉडर्न है? हम तो ये सिर्फ दोष दे रहे हैं इतिहासकार को। इतिहासकार को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अच्छा मैसेज किस चीज़ से जाएगा बच्चे के ऊपर। आप भाग्य का निर्माण कर, शिक्षा क्या है? ये रीढ़ है किसी भी देश का, ये रीढ़ होता है शिक्षा। यदि शिक्षा व्यवस्था यदि दुरुस्त रहेगी तो बच्चे जागृत रहेंगे, वो देश के लिए सोचेंगे। अभी किस चीज़ की कमी है? अभी मर्डर हो रहा है, आप देख करके मूव कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं है उस तरह की। देश के प्रति आप समर्पित नहीं है, समाज के प्रति सब समर्पित नहीं है, अपने माँ पिताजी के ऊपर आप जो है ना समर्पित नहीं है, आप अनाथालय छोड़ जाते हैं। ये किसकी कमी के कारण? आज जो है चाणक्य नीति विदेश में भी पढ़ाया जा रहा है। मौर्य डायनेस्टी का जो अचीवमेंट रहा है संपूर्ण भारत और जो एरिया रहा है, क्या वो किसी भी साम्राज्य से कम था क्या? बिहार में जितने भी विभाग हैं वो इतना करप्ट है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है। विभाग को अच्छा, आप किस विभाग में थे? आप समाज में जहाँ भी जाइएगा, हाँ, जैसे ये आप दारू की बात कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें हमारा सोचना है कि दारू का बहार है और नीतीश कुमार है। हाँ, तो सारे पुलिस को दारू के मतलब स्मगलिंग को रोकने में लगा दिया, कानून व्यवस्था खत्म हो गया। हाँ, उसका एक ही काम है, 2-4 ठो दारूबाज को पकड़ लेना है और पैसा वसूल के चला जाना है। तो आप जब एक जनप्रतिनिधि से इलेक्शन में अपेक्षा करते हैं कि लोकसभा में 5 करोड़ रुपया खर्चा होगा, विधानसभा में 2 करोड़ रुपया खर्चा करके जीतेगा, तो आखिर वो पैसे जनप्रतिनिधि वसूलेगा ना भाई? तो भ्रष्टाचार का जननी तो ये चुनाव है। हाँ, तो मोदी जी कानून ऐसा नहीं, वन नेशन, इस पर तो एक बार आप बोले भी ये थे कि संविधान विरुद्ध है। ये संविधान विरुद्ध कैसे? वन नेशन वन इलेक्शन। अभी बोलना होगा। हाँ, दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन सर आप ही बोले थे। हाँ। अभी रखे थे बात को कि ये वन देखिए, वन इलेक्शन तो हो रहा है। अब बता रहे हैं कमल जी को, 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था जी। तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ ही हुआ था, और फिर बीच में लोकसभा भी भंग हो जाती है या विधानसभा भी भंग हो जाती है, तो एक साथ कैसे हो? नहीं हो सकता है, संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। मान लिया जाए अभी चुनी हुई सरकार है 2 साल की महाराष्ट्र की, मान लिया जाए, और वो जो है अभी भंग हो जाती है, तो उसके लिए पब्लिक 3 साल इंतजार तो नहीं करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन में हम जाएंगे। 3 साल वहाँ की पब्लिक क्या करेगी? विचार हो रहा है ना। हाँ, इसी पर तो विचार हो रहा है कि हाँ, क्या किया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है, के लिए ये विचार हो रहा है कि कैसे ये सक्सेस हो, ये सक्सेस कैसे हो, इस पर तो विचार हो रहा है। और हर दिन रोज इलेक्शन, इससे पैसा खर्च तो होगा ही ना। और भ्रष्टाचार की बात जहाँ तक है तो आप लोग पदाधिकारी रह चुके हैं, ये तो भली बात है, आप लोग जानते हैं होंगे कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। व्यवस्था में, समझे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि अब तो संसद को या जेपीसी बनाया है, उसमें क्या डिसीजन होता है देखिए, लेकिन हमारा मत कभी एक चुनाव और एक देश के पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए कि संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। अच्छा, 1952 में जब पहला चुनाव देश में हुआ था तो लोकसभा और सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे एक साथ, लेकिन अब बीच बीच में जो है राज्य सरकारें गिरती चली गई। तो जब गिरती चली गई
तो वहाँ चुनाव होना है, तो धीरे धीरे जो है पूरे देश में अलग अलग राज्यों का अलग अलग चुनाव हो गया।